हर जंग सिर्फ मौका पर नहीं होती, कुछ जंगें तारीख की गहराइयों में पैदा होती हैं। आज हम जिसे इसराइल हमास वार 2025 के नाम से जानते हैं, उसका आगाज असल में 20वीं सदी के आगाज में हो गया था। 1917 में अनाउंस होने वाला बाल्फोर डिक्लेरेशन, ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐलान किया कि फलस्तीन में जैविश होमलैंड के लिए रास्ता साफ किया जाएगा। ये वो वक्त था जब ऑटोमन सल्तनत का इंतजाम टूट रहा था और यूरोप में ज़ायनिस्ट तहरीक उभर रही थी। ये वादा, जो ब्रिटिश हुकूमत के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने लॉर्ड बैरन रॉथस्चाइल्ड को लिखे एक खत में दिया, फ्यूचर में आने वाले कई कन्फ्लिक्ट्स की बुनियाद इस वादे की वजह से रखी गई। हिस्टोरियन अवी शलैम के मुताबिक ये डिक्लेरेशन एक डबल प्रॉमिस था, अरबों से आजादी का वादा और यहूदियों से वतन का वादा, दोनों को एक वक्त में निभाना नामुमकिन था। फलस्तीन पर मुसल्लत की जाने वाली जंगों की बुनियादी वजह बाल्फोर डिक्लेरेशन है। 1948 यानी 1948 में ब्रिटिश पैलेस्टाइन से निकल गए और इसराइल का ऐलान हुआ। ये दिन था 14 मई 1948 का। अरब मुल्कों जैसे कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने फौरन जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इसराइल ने जंग जीत ली। इस जंग के नतीजे में टोटल कैजुअलिटीज 15 से 16 हजार हुई, यानी 15 से 16 हजार लोग इस जंग के नतीजे में मारे गए। 1949 तक फलस्तीन का 78% हिस्सा इसराइल के कब्जे में था। यूएन रेजोल्यूशन 181 के मुताबिक जो जमीन फलस्तीनियों के लिए रखी गई थी, वो अब टुकड़े टुकड़े हो गई। इस वक्त तक लाखों फलस्तीनी अपने घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स में बस गए। ये था नकबा, यानी तबाही। हिस्टोरियन इलान पापे इसे एथनिक क्लेंसिंग ऑफ पैलेस्टाइन कहते हैं। 1967 की 6 डे वॉर ने पूरे नक्शे को बदल दिया। इसराइल ने गजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम पर कब्जा कर लिया। इस वॉर के नतीजे में अरब मुमालिक के 15 से 20 हजार लोग मारे गए, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के सिर्फ 1000 के करीब लोग मारे गए। ये वो वक्त था जब फलस्तीन का वजूद सिर्फ नक्शे तक रह गया। फिर 1973 की योम किपुर वॉर आई, जब मिस्र और सीरिया ने इसराइल पर अचानक हमला किया, लेकिन आखिर में इसराइल ने फिर जीत हासिल की। ये दोनों जंगें ना सिर्फ जमीन के नक्शे बदल गईं, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत भी बदल गई। अमेरिका इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ और सोवियत यूनियन ने अरब ममालिक का साथ दिया। फिर 1987 में फर्स्ट इंतिफादा शुरू हुआ। गजा की गलियों में नई तहरीक पैदा हुई, हमास का मकसद था फलस्तीन की मुकम्मल आजादी और इसराइली कब्जे का खात्मा। इस ग्रुप का आगाज शेख अहमद यासीन ने किया, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक रखते थे। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। यासिर अरफात और यिज़्दक राबिन ने पीस ट्रीटी पर दस्तखत किए, मगर गजा और वेस्ट बैंक में हालात बेहतर नहीं हुए। हिस्टोरियन राशिद खालिदी लिखते हैं, ओस्लो एक मौका था जहां दोनों कौमें एक दूसरे को समझ सकती थी, मगर ग्राउंड रियलिटी ने इस मौके को दबा दिया। 2006 में हमास ने गजा के इलेक्शंस जीत लिए, मगर इसराइल और अमेरिका ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। 2007 तक गजा पूरी तरह से हमास के कंट्रोल में था और इसराइल ने वहां ब्लॉकेड लगा दी। इसके बाद 2008, 2014 और 2021 तक कई जंगें हुई। हर दफा गजा और इसराइल दोनों तरफ से खौफ और तबाही लाए। इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट पैट्रिक कॉकबर्न लिखते हैं, हमास की जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, नैरेटिव की भी जंग है। एक तरफ से मुजाहमत, दूसरी तरफ से तहफ्फुज। अब हम बात करते हैं इसराइल हमास वार 2025 की। इस जंग की चिंगारी की शुरुआत 2025 के शुरुआत में हुई, जब वेस्ट बैंक और गजा में इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस तेज हुए। हमास ने कहा कि ये फलस्तीनी अवाम के खिलाफ कलेक्टिव पनिशमेंट है, जबकि इसराइल ने जवाब दिया कि ये रॉकेट अटैक्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है। इंटरनेशनल थिंक टैंक या इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 का कन्फ्लिक्ट सबसे कम्प्लेक्स स्टेज में तब गया जब डिप्लोमेसी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रही, बल्कि मीडिया, साइबर और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स तक चली गई।
लेकिन सबसे बड़ा नुकसान फिर भी इंसानी जिंदगियों का हुआ। हर तरफ से सिर्फ इंसानी जिंदगियों का ज़िया हुआ। एक दौर गुजर गया, लेकिन ये जंग अब भी चल रही है। 1917 से लेकर 2025 तक का सफर सिर्फ सियासत का नहीं, इंसानियत का इम्तिहान भी था। हर जंग के दो चेहरे होते हैं, एक मोर्चे पर लड़ते सिपाही का और दूसरा उन बेगुनाहों का जो सिर्फ जिंदगी जीना चाहते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 2025 की जंग ने दोनों चेहरे दुनिया के सामने रख दिए। जनवरी 2025 के आगाज में गजा के साउदर्न इलाकों में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर रॉकेट अटैक्स हुए। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनका निशाना हमास के मिलिट्री टनल्स और लॉन्च साइट्स थे, लेकिन UN ऑफिस फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी UNOCHA के डाटा के मुताबिक पहले हफ्ते में ही 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 45% बच्चे और औरतें थीं। गजा, जहां 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, पहले ही 2007 से ब्लॉकेड में था। 2025 के इस कॉन्फ्लिक्ट ने हालात और खराब कर दिए। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, हॉस्पिटल्स फ्यूल के बगैर रह गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF की एक रिपोर्ट कहती है कि गजा के 70% हॉस्पिटल्स ने अपनी इमरजेंसी वार्ड्स बंद कर दी और सर्जिकल ऑपरेशन सिर्फ टॉर्च लाइट में किए जा रहे थे। जब कैमरास बंद होते हैं, जंग का असली चेहरा तब सामने आता है, वो चेहरा जिसमें अवाम सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी हालात बेचैन थे। तेल अवीव और एस्कलान जैसे शहरों में एयर रेड सायरन लगातार बज रहे थे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, दिस वॉर इज नॉट ऑफ चॉइस, इट्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन कुछ इसराइली जर्नलिस्ट जैसे गिडियोन लेवी और अमायरा हस ने लिखा कि जंग का असल नतीजा अमन का दूर होना है, ना कि तहफ्फुज का बढ़ना। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि क्या गजा पर फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन मसले का हल है या सिर्फ एक और दौर, एक पुरानी कहानी का। फलस्तीन में मासूम बच्चों और औरतों का कत्ले आम देखकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट और डिप्लोमेटिक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, द रीजन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, लेकिन साथ ही सीज फायर की डिमांड भी की। चाइना, रशिया और टर्की ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड की। 20 से ज्यादा मुल्कों ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी शुरू की, लेकिन गजा तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद थी। 2025 की जंग का एक नया मोर्चा था, सोशल मीडिया। ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम और टिकटॉक पर हर घंटे नए क्लिप्स और नैरेटिव्स उभर रहे थे। एक तरफ हमास अपनी रेजिस्टेंस क्लिप्स शेयर कर रहा था, दूसरी तरफ इसराइल ड्रोन स्ट्राइक वीडियोस रिलीज कर रहा था। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के एक स्टडी के मुताबिक 2025 की वॉर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था, जहां डिजिटल इमेजरी ने लोगों के जज्बात और परसेप्शन दोनों बदल दिए। हैशटैग्स जैसे कि प्रे फॉर गजा, इसराइल अंडर अटैक और सीज फायर नाउ दुनिया भर के ट्रेंड्स बन गए। फरवरी 2025 में कतर, इजिप्ट और तुर्की ने मिलकर पीस प्रपोजल दिया, लेकिन दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल टर्म्स पर इख्तलाफ हुआ। हमास चाह रहा था कि ब्लॉकेड खत्म किया जाए और प्रिजनर्स रिलीज हों, जबकि इसराइल ने कहा कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट जरूरी है। अल जजीरा और BBC के मुताबिक टॉक्स कोलैप्स्ड विद इन 48 आवर्स। जंग दोबारा अपने पूरे जोर पर आई और मार्च के आगाज में गजा के शहर का आधा हिस्सा मिट्टी का ढेर बन गया। ये जंग सिर्फ गजा और इसराइल तक महदूद नहीं रही, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी सामने आया। ऑयल प्राइसेस मिडिल ईस्ट में बढ़ गईं और सुएज कनाल रूट पर शिपिंग कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए। वर्ल्ड बैंक के एक असेसमेंट के मुताबिक 2025 के कॉन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट की GDP को 1.3% तक गिराया। लेबनान और जॉर्डन के बॉर्डर्स पर भी छोटी झड़पें हुई, मगर फुल स्केल वॉर से दुनिया बच गई। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में एक टेम्पररी सीज फायर हुआ, जिसे UN और कतर ने स्पॉन्सर किया। इस दौरान कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड गजा तक पहुंची, मगर सीज फायर सिर्फ 10 दिन चला। हमास ने कहा कि इसराइल ने टर्म्स वायलेट की, जबकि इसराइल ने जवाब दिया,
रॉकेट अटैक्स फिर शुरू हुए। हिस्टोरियन और एनालिस्ट रीटा पर्सी लिखते हैं, सीज फायर सिर्फ तब मुस्तकिल होता है जब दोनों तरफ के लोग थक जाते हैं, लेकिन 2025 में दोनों अभी तैयार नहीं थे। वेस्टर्न और अरब मीडिया के दरमियान एक नैरेटिव वॉर चल रही थी। CNN और BBC ने इसराइल के पर्सपेक्टिव पर फोकस किया, जबकि अल जजीरा और TRT वर्ल्ड ने गजा के ह्यूमन एंगल को हाईलाइट किया। हर तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन भी बढ़ रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने दोनों तरफ के एक्शंस पर कंसर्न्स उठाए कि सिविलियंस का तहफ्फुज इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा। मई 2025 तक अमेरिका ने कायरो इनिशिएटिव के नाम का एक पीस फ्रेमवर्क प्रपोज किया। इसमें सजेशन थी कि गजा पर UN एडमिनिस्ट्रेड बफर जोन बनाया जाए, लेकिन दोनों तरफ से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस वक्त दुनिया के अक्सर एनालिस्ट ये मान रहे थे कि 2025 की वॉर 21वीं सदी की सबसे कॉम्प्लेक्स एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट बन गई है। अमन के मौके बढ़कर आए, मगर हर दफा हवाओं में खो जाते रहे। ये जंग सिर्फ दो फौजों की नहीं, दो नैरेटिव्स की है, और जब नैरेटिव जीतने लगे, सच अक्सर पीछे रह जाता है। जंग कभी एक दिन में खत्म नहीं होती, कभी वो गोलियों से नहीं बल्कि भूख, प्यास और खौफ से चलती है। 2025 का कॉन्फ्लिक्ट अब अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुका था, लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी लड़ाई मोर्चे पर नहीं, दुनिया के दिल में चल रही थी। सीज फायर फेल होने के बाद मई के दूसरे हफ्ते से IDF यानी इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने नई ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। गजा सिटी और खान यूनस दो मेजर टारगेट्स बने। UNOCHA की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक गजा का 70% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था और 15 लाख लोग बेघर हो गए थे और तकरीबन 70,000 के करीब लोग मारे जा चुके थे। इस्राएली डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में था कि हमास का अंडरग्राउंड नेटवर्क का 80% हिस्सा तबाह कर दिया गया है, मगर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स, रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस कहते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज का अंदाजा 20,000 से ऊपर चला गया था। हमास ने इस दौर में गुरिल्ला टैक्टिक्स पर जोर दिया। 3-4 मेंबर सेल्स ने अर्बन एम्बुशेस किए। इसराइल ने AI बेस्ड ड्रोन टारगेटिंग सिस्टम यूज करना शुरू किया, फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री। जून 2025 तक गजा का इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका था। कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ के मुताबिक 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट कैजुअलिटीज रिकॉर्ड हुई हैं सिंस इराक 2003। वाटर शॉर्टेज और फूड स्कार्सिटी अपने इंतहा पर पहुंच गए। रेड क्रॉस और यूनिसेफ ने वार्निंग दी कि अगर एड ना आई तो बच्चे भूख से मरेंगे। गजा के साउदर्न कैंप रफा में टेम्पररी फील्ड हॉस्पिटल्स लगाए गए, लेकिन सप्लाई सिर्फ 3 दिन के लिए थी। एक फलस्तीनी डॉक्टर ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए बयान दिया कि हम जख्मी लोगों को बंद कमरों में रखते हैं क्योंकि बॉम्बिंग का डर हर लम्हे लगा रहता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते तक अमेरिका, कतर और UN एक नए पीस फ्रेमवर्क पर काम कर रहे थे, लेकिन इसराइल के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन बढ़ रही थी। कैबिनेट में राइट विंग और सेंट्रिस्ट फैक्शंस में इख्तलाफात। हमास के पॉलिटिकल विंग ने दोहा से स्टेटमेंट दी, हम अपनी सरजमीन पर आजादी के लिए लड़ाई छोड़ नहीं सकते। रशिया और चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो यूज करके इसराइल पर सैंक्शन प्रपोजल रोका। इस तरह दुनिया फिर 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो गई, एक इसराइल के साथ और दूसरा फलस्तीनी अवाम के साथ। अगस्त 2025 तक मिडिल ईस्ट का ट्रेड वॉल्यूम 25% तक गिर गया। स्विस कैनाल के थ्रू शिपिंग डिलेज ने ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा दी। वर्ल्ड बैंक और IMF की जॉइंट रिपोर्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द गजा कॉन्फ्लिक्ट 2025 के मुताबिक रीजनल लॉस $42 बिलियन तक पहुंच गया। इस दौर में इजिप्ट और जॉर्डन के बॉर्डर्स पर रेफ्यूजी क्राइसिस ने नए सिक्योरिटी मसाइल पैदा किए। सितंबर 2025 में कायरो में एक नई पीस कॉन्फ्रेंस हुई। UN स्पेशल एनवॉय टॉर वेंसलैंड के मुताबिक ये टॉक्स प्रीवियस राउंड से ज्यादा प्रोडक्टिव रही। इसराइल ने फर्स्ट टाइम पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि सिविलियन डैमेज से इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ा है। हमास ने कंडीशनल सीजफायर की ऑफर दी, लेकिन बॉर्डर ओपनिंग्स और एड कॉरिडोर्स के बदले में 28 सितंबर को टेम्पररी सीजफायर इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन दोनों तरफ ट्रस्ट जीरो था। वार अब थकावट में बदल गई थी। दोनों तरफ के फौजियों में लॉस और अवाम में ट्रॉमा का असर गहरा था।
साइकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यरूशलेम की स्टडी के मुताबिक 50% इसराइली और 90% गजा रेजिडेंट्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार हैं। अक्टूबर 2025 तक जंग एक नई सूरत इख्तियार कर चुकी थी। दोनों तरफ से स्ट्राइक्स कम हुई, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फौजें अब डिफेंसिव पोजीशंस में थी। इसराइल में सियासी दबाव बढ़ रहा था। ओपोजिशन सीज फायर के हक में थी, जबकि हुकूमत अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस के इंतजार में थी। गजा के अंदर रिलीफ कैंप्स में लोग एड के लिए लाइनों में खड़े थे। यूनिसेफ की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक आधी आबादी अब भी फूड स्कार्सिटी का शिकार है। डिप्लोमेटिक चैनल्स अब भी खुले हैं, मगर अब तक कोई मुस्तकिल सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ। ये दौर जंग से ज्यादा इंतजार का दौर लग रहा था, जैसे दोनों तरफ सब थक गए हों मगर अभी रुकने को तैयार ना हो। 2025 के आखिरी दिनों में गजा का चेहरा बदल चुका था। कहीं सिर्फ दीवारें, कहीं खंडर और कहीं बच्चे जो स्कूल दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे थे। इसराइल के अंदर पॉलिटिकल डिबेट्स अब वॉर फैटीग और पीस डिविडेंड पर घूम रही थी। हिस्टोरियन युवाल हरारी ने एक आर्टिकल में लिखा, जंग के बाद जो रह जाता है वो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि किरदार और इंसानियत का इम्तिहान है। हर जंग के बाद मैदान ठंडा हो जाता है, लेकिन ज़मीर नहीं। 2025 की इस जंग ने दुनिया को एक सबक दिया कि टेक्नोलॉजी, पावर और पॉलिटिक्स के बीच इंसान का दिल कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। शायद किसी और दौर में, किसी और सदी में ये कहानी किसी नए मौके और बेहतर अंजाम के साथ फिर से लिखी जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीखी मंजरनामे के साथ।